फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं अपूर्णांक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और मैं बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लाइक नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा क्या करती है, परिवर्तित कर लेती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, फर्स्ट वाला माध्यम जो है और दूसरे वाला माध्यम में आती है, तो जो दिशा थी ऐसे निकलने के लिए तो दिशा परिवर्तित कर लेती है ना। दिशा क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। तो दूसरे माध्यम में अपनी दिशा क्या कर लेती है, तो परिवर्तित कर लेती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की सापेक्षिक चाल से संबंध किया जाता है। पूछ सकता है कि अपवर्तनांक को किससे हम संबंध करते हैं, तो विभिन्न माध्यमों के प्रकाश के संचरण की अपेक्षिक चाल से संबंध किया जाता है। यह देखा जाता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग है ना, प्रकाश की जो चाल है इतना होता है, जो कि प्रकाश के किसी भी माध्यम में हो सकने वाले द्रुतगम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या होती है, थोड़ी ही कम होती है। यहाँ दिया है वायु में जो प्रकाश की जो चाल है ना, वायु में जो प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी ही कम होती है। निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है। जो वायु में प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही क्या होती है, कम होती है। निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। अभी हम इम्पोर्टेंट पाएंगे, मैं बताऊंगा आपके क्या है। अभी देखना, ऐसे ऐसे अपवर्तनांक पूछेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से क्या होती है, घट जाती है। कांच या पानी में यह क्या होती है, घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है। क्या बोलता है, प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है C/V होता है ना। तो क्या होता है कि दो माध्यमों युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में क्या करता है कि प्रकाश की चाल पर क्या करता है कि निर्भर रहता है। कैसे निर्भर रहता है, तो प्रकाश की चाल पर निर्भर रहता है। ठीक है। देखिए ये सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सी जो है म्यू बराबर C/V, तो म्यू बराबर C/V। तो सी जो है वायु में प्रकाश की चाल है। किसमें, वायु में प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश की चाल है। और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है। और म्यू क्या है, म्यू ये क्या है, अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। म्यू क्या है, तो ये आपका क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि चित्र 10.11 में, तो चित्र 1.11 देख लेते हैं हम कहाँ हैं, यहाँ पे। ठीक है। कह रहा है चित्र दर्शाए गए प्रकाश की एक किरण पर विचार कीजिए जो माध्यम एक से दो में प्रवेश करती है। ठीक है। माध्यम ये एक है और ये माध्यम क्या है, दो है। ठीक है। तो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है। मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम ए में क्या है, V1 है और माध्यम 2 में V2 है। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद
माध्यम दो का, अब देखिए पूछेगा कि माध्यम दो का, है ना, वन के सापेक्ष अपर्तनांक। देखिए ये यही कन्फ्यूजन होता है, माध्यम दो का माध्यम वन के सापेक्ष अपर्तनांक तो कैसे लिखेंगे। अगर पूछेगा कि माध्यम दो, ये कह रहा माध्यम दो का माध्यम ए के सापेक्ष अपर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले लिखते हैं, यानी 1 म्यू 2 बराबर ऐसे, यानी माध्यम दो का माध्यम ए के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको पहले लिखते हैं। तो इस ऐसे लिखेंगे कैसे, म्यू 2 क्लियर है ना। मैं आगे भी समझा दूंगा। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए कह रहा है यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि माध्यम माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का माध्यम दो का माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपर्तनांक, है ना। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपर्तनांक हो जाएगा म्यू 2/म्यू 1। अगर पूछेगा दो के सापेक्ष माध्यम ए का माध्यम दो के सापेक्ष, तो दो के सापेक्ष यानी 2 म्यू 1/म्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर है बात, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, कैसे आप जान सकते हैं इसको। यदि माध्यम ए निर्वात या वायु है तथा माध्यम दो अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, यह माध्यम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। क्या यदि माध्यम एक क्या है, माध्यम एक निर्वात या वायु है, ठीक है, माध्यम दो का अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तो जब निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा तो यह माध्यम का क्या कहलाएगा, यह माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ /c/v, μ/c/v हो जाएगा, μ/c/v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस आता है, पता है कैसे, देखो μ/c/, क्या होता है, v होता है, ठीक है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल दे देगा, जैसे v1 की वैल्यू दे देगा और v2 की वैल्यू दे देगा, μ1 की वैल्यू दे देगा और μ2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि जो म्यू जो होता है हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, v होता है। अगर हम यहाँ μ1/μ2 लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा v2/v1। बात को ध्यान में रखना, क्लियर हो रही है, बात नहीं आ रही है। जैसे हम बात करें μ1/μ2 बराबर v2/v1, अब μ1 इंटू v1 बराबर μ2 इंटू v2। तो ये जो है आपका ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। कोई एक बोल करके तीन दिया रहेगा, एक की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं हो रही है, बिल्कुल इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, यानी μ2/μ1 बराबर होता है sin i/sin r, sin i/sin r। आई क्या है आपका आपतन कोण है, यहाँ जो दिया हुआ है ना, आई जो है यहाँ आपतन कोण या अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है जी। वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग, है ना, जल में प्रकाश का वेग का जो अपर्तनांक है 1.33 है। कितना है, 1.33 है।
देखिए, हम बात कर लेते हैं अपूर्णांक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें, वायु का अपूर्णांक कितना होता है, तो 1 पॉइंट ऐसे याद करेंगे, 1.0003 0003 1.0003 ऐसे याद करेंगे। बर्फ का 1.31 1.31, जल का 2 बढ़ गया, 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। जल का 2 बढ़ जाएगा, 1.33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। अल्कोहल का 1 पॉइंट, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ गया, ठीक है दोस्त मेरे। उसके बाद देखिए, केरोसिन का 12 का स्क्वायर यानी 144, केरोसिन का 12 का स्क्वायर यानी 144। संगलित क्वार्टज का 1.46, तारपीन का तेल का 1.47, है ना। बेंजीन का 1.50, कितना होता है, 1.50। क्राउन कांच का 1.52। ये सब याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगलित का, एल्कोहल का याद कर लीजिएगा 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्टज का 1.46, तारपीन का तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का कितना, क्राउन कांच का 1.52, ठीक है। कनाडा बालसम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, संघन फ्लिंट कांच का 1.65, रूबी माणिक्य का 1.71, नीलम का 1.77, हीरा का 2.42। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपूर्णांक जल से क्या है, अधिक है, हाई है, 1.33 जल का होता है, और 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे केरोसिन का हमने बताया था ना 1.44, हाई है, ज़्यादा है ना, बिल्कुल। तो जल की अपेक्षा क्या है, वो जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, ठीक है। जल की अपेक्षा क्या है, वो प्रकाशिक सघन है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, घनत्व है, जल से क्या है, कम है, जल से क्या है, कम है, ठीक है। देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशीय घनत्व के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसी माध्यम, ये इसको देखो, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को उसको इसके प्रकाशीय घनत्व के द्वारा भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। प्रकाशीय घनत्व एक निश्चित क्या होता है, एक निश्चित